बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 हिंदी मीडियम फसल एवं प्रबंधन। इसका पाठ संख्या 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कृषि के बारे में देखा था, खेती के बारे में देखा था, फसल के बारे में देखा था, फसल के प्रकार देखे थे और कृषि पद्धतियां देखी थी। फसल के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसान जो होता है जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े भूभाग पर बोता है तो उस प्रक्रम को हम फसल कहते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था कि भारतवर्ष में फसलों के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसके उदाहरण देखे थे अपन ने, इनकी कटाई और बुआई का समय देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी कृषि पद्धतियां कि किसान जो होता है वो खेतों के अंदर एक फसल प्राप्त करने के लिए किन किन प्रक्रमों से गुजरता है या किन किन क्रियाकलापों को अपनाता है। उन सभी क्रियाकलापों को हम सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियां कहते हैं। बताया था लास्ट वीडियो में, यहां तक अपन ने पढ़ा था। इसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि किसान जो होता है वो 8 प्रकार की कृषि पद्धतियां अपनाता है, जिसमें सबसे पहले जुताई होती है, मिट्टी तैयार करता है, उसके बाद वो खाद और उर्वरक काम में लेता है, उसके बाद वो सिंचाई करता है, उसके बाद वो खरपतवार को हटाने के लिए निराई की क्रिया काम में लेता है, उसके बाद वो सिंचाई करता है, फिर उसकी समय आने पर कटाई करता है और उसके बाद कटी गई फसल का वो भंडारण करता है। तो इस प्रकार किसान जो होता है वो 8 प्रक्रमों से गुजरकर कृषि पद्धतियां अपनाकर अपनी फसल प्राप्त करता है। तो आज इन्हीं कृषि पद्धतियों को हम विस्तारित रूप से पढ़ते हैं कि किस चरण में क्या कार्य होता है और इसके लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं और उस प्रक्रिया का फसलों को क्या लाभ होता है। ये 3 चीजें हमें हर एक टॉपिक में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसानों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख कृषि पद्धतियां चरण कौन से होते हैं। 8, जिनका रिवीजन में कर चुका हूं। अब पहला चरण है जुताई करना। जुताई का मतलब होता है मिट्टी तैयार करना, क्योंकि हमें पता है कि फसलें जो होती है वो हमेशा मिट्टी में बोई जाती है और मिट्टी में ही उगाई जाती है। इसलिए किसान किसी भी फसल को बोने के लिए सबसे पहले वो उस भूभाग की मिट्टी को तैयार करता है, जिस कारण उसकी फसल अच्छी तरीके से बोई जा सके। तो सबसे पहला जो प्रक्रम किसान अपनाता है फसल प्राप्ति के लिए, कृषि पद्धतियों में जो सबसे पहला प्रक्रम होता है वो होता है जुताई। किसे कहते हैं? जमीन की मिट्टी को उलटना या पलटना की क्रिया क्या कहलाती है? जुताई। हम लोग देखा होगा कि फसल की ऋतु आने पर किसान खेतों में जाता है। जब वो खेतों में जाता है तो वो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है, उसमें हल चलाता है। हल चलाने से क्या होता है? मिट्टी को उलटता पुलटता है, वो नीचे की कोमल मिट्टी को ऊपर लाता है और ऊपर की कठोर मिट्टी को नीचे भूमि में डालता है, जिससे मृदा जो होती है, उस भूमि की ऊपरी मृदा जो होती है वो पोली बन जाती है, कोमल बन जाती है, जिसमें बीज को आसानी से बोया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं या सामान्य भाषा में मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार यानी मिट्टी को उलटना और पलटना। इस उलटने पलटने की क्रिया को क्या कहते हैं? जुताई, जिससे मिट्टी पोली हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किसान जुताई की क्रिया के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लेता है। तो सबसे पहला उपकरण जो होता है हल, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। किसान प्राचीन काल से जुताई के लिए काम में लिया जाने वाला जो उपकरण है वो होता है हल। ये हल 2 बैलों के द्वारा चलाया जाता है। ये हल जो होता है वो बैलों के द्वारा चलाया जाता है, जिसे अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं खेत को जोतना। यानी किसान क्या करता है? हल चलाता है। उस हल के 3 भाग होते हैं, एक होता है साफ्ट, एक होता है जोट और एक होता है फाल। तो ये हल के 3 भाग होते हैं जो कि किसान बैलों की सहायता से खेतों में हल को चलाता है। और ये हल जो होता है जैसे जैसे बैलों के साथ आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये भूमि को खोदता जाता है। खोदने से क्या होता है? ऊपर की कठोर भूमि जो होती है वो नीचे चली जाती है और मिट्टी के निचली जो कोमल मृदा होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है। अब वर्तमान समय मशीनों का युग है। वर्तमान समय मशीनों का युग है, इसलिए आज वर्तमान समय में जुताई के लिए जिस उपकरण काम में लिया जाता है, जिस उपकरण को काम में लिया जाता है वो कहलाता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है।
ये एक प्रकार का आधुनिक यंत्र है जिसकी सहायता से कम श्रम और कम समय में, परिश्रम भी कम लगता है और समय भी कम लगता है और खेत को आसानी से जोत दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कल्टीवेटर का काम में लिया जाता है। तो जुताई करने के लिए जो दो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से? नंबर 1 हल और नंबर 2 कल्टीवेटर। ध्यान रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कल्टीवेटर का उपयोग बताओ। तो कल्टीवेटर किसानों के द्वारा मिट्टी तैयार करने के लिए काम में लाया जाने वाला उपकरण होता है। अब देखिए मिट्टी को जोतना या खेत को जोतने से क्या क्या लाभ होता है, जुताई की प्रक्रिया से क्या क्या लाभ है। पहला लाभ, कोमल मिट्टी ऊपर आ जाती है जिससे बीज आसानी से मृदा में चले जाते हैं। किसान जैसे जैसे हल चलाता है वैसे वैसे भूमि के अंदर की कोमल भूमि जो होती है, कोमल मृदा जो होती है ऊपर आ जाती है और कठोर और हार्ड मृदा जो होती है वो नीचे चली जाती है। अब ये ऊपर जो कोमल मिट्टी हो गई तो इस कोमल मिट्टी में बीजों को आसानी से बोया जा सकता है, बीज आसानी से मृदा में अंदर चले जाएंगे। तो जुताई में का पहला लाभ क्या है? कोमल मिट्टी ऊपर आ जाती है जिससे बीज आसानी से मृदा में चले जाते हैं। दूसरा क्या लाभ है? मृदा सरंध्र हो जाती है, यानी जैसे जैसे हल को खोदा जाता है, हल के द्वारा भूमि को खोदा जाता है, उससे मिट्टी के कण जो होते हैं वो कोमल हो जाते हैं और थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जिससे मृदा सरंध्र हो जाती है, जिस कारण जल तथा वायु भूमि की गहराई में जड़ों तक आसानी से पहुंचती है। यानी कोमल मिट्टी होती है तो कोमल मिट्टी के जल की अवशोषण क्षमता भी अधिक होती है, पानी जो होता है वो आसानी से जड़ों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है वो भी मृदा पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। तो दूसरा लाभ क्या है? मृदा सरंध्र हो जाती है जिससे प्रकाश और जल आसानी से पहुंच जाता है। इसके बाद देखो अगला, मृदा में पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। मृदा के नीचे जो पोषक तत्व होते हैं वो जुताई करने से ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिसका पूरा पूरा लाभ पौधों की जड़ों को मिलता है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, यानी मृदा के नीचे जो किसान के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वो लाभदायक सूक्ष्म जीव जुताई करने से ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और जड़ें जो होती है वो सरलता से श्वसन कर पाती है। तो ये 5 लाभ जो है वो जुताई के होते हैं या 5 कार्य जुताई के होते हैं। अब देखो, जुताई करने के बाद दूसरा चरण जो आता है वो आता है बुआई करना। हम लोगों ने अभी जुताई के प्रक्रम में देखा था कि भूमि को कोमल व पोला बना दिया जाता है जिससे बीज आसानी से बोया जा सकता है। अब देखो, बीज बोना यानी पोली की गई मिट्टी में फसल के बीजों को भूमि में डालना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। यानी किसान अच्छी सी मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें बीजों को बोता है। इन बीजों को बोने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। अब बुआई के लिए किसान क्या करता है? अच्छे बीजों का चयन करता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम अच्छे बीज काम में नहीं लेंगे तो हमें फसल अच्छी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए किसान क्या करता है? बुआई के लिए अच्छे बीजों का चयन करता है। तो बुआई के अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए। बुआई के लिए किसका, यानी हम बीज बो रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अच्छे बीज ही हमें अच्छे उत्पादन देता है। हम जितने अच्छे बीज काम में लेंगे हमारी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए अच्छे बीज क्या होते हैं। सबसे पहले अच्छे बीज भारी व मोटे होते हैं। हम लोग देखते हैं कई बार बीजों में कोई बीज टूटे हुए आते हैं, हल्के आते हैं, कटे हुए आते हैं, खड्डे, उसमें छोटे छोटे खड्डे आते हैं। तो वो सारे बीज जो होते हैं वो कम क्वालिटी के बीज होते हैं। इसलिए हमें बुआई करने के लिए जो बीज काम में लेने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए? वो बीज एक तो भारी होने चाहिए, मोटे होने चाहिए और स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ का मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई रोग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन बीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, यानी इन बीजों की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ताकि मौसमी बीमारियां हैं या अन्य कोई छोटे मोटे जीवाणु यदि फसल को लग जाते हैं तो उससे हमारी फसल खराब ना हो। तीसरी जो है, प्रतिकूल मौसम में भी अंकुरित होकर पादप का निर्माण कर सके। हमें ऐसे बीजों का चयन करना चाहिए जो किसी भी प्रकार की वातावरणीय अवस्थाओं में अपने आप का विकास कर सके। तो इसलिए कहते हैं प्रतिकूल मौसम में भी वो अच्छा अंकुरित होना चाहिए, जिससे किसानों को अच्छा लाभ होता है। तो ये टॉपिक होता है बुआई, यानी पोली मिट्टी में बीजों को बोना क्या कहलाता है? बुआई। और बुआई के लिए हमेशा अच्छे बीज काम में लेने चाहिए। अब देखिए अगला टॉपिक, बुआई के प्रमुख उपकरण। जिस प्रकार अपन ने देखा था
कि किसान जुताई के लिए भी अलग अलग उपकरण काम में लेता है, उसी प्रकार बुआई के लिए भी दो प्रकार के उपकरण काम में आते हैं। एक आता है कीपाकार औजार, दूसरा होता है सीड ड्रिल। ध्यान रखना, कल्टीवेटर जो होता है वो जुताई में काम आता है और सीड ड्रिल जो होता है वो बीज बोने के लिए काम में आता है। कीपाकार औजार हल के जैसा होता है जो बैलों के द्वारा चलाया जाता है, उसमें अधिक श्रम वो अधिक समय लगता है। अगला है सीड ड्रिल, यह आधुनिक औजार है, बुआई करने का आधुनिक औजार है जो बीजों को भूमि में समान दूरी व गहराई बनाए हुए रखते हुए बीजों को बो देता है। इसके अंदर 5 प्रकार के तांते होते हैं ऐसे दूर दूर, और इसके ऊपर एक प्रकार का ये लगा हुआ इस प्रकार से कीपाकार होता है और ये ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। किसान इसके अंदर बीज डालता रहता है और ये बीज जो होते हैं समान दूरी से व समान गहराई से भूमि के नीचे बो दिए जाते हैं। इस प्रकार की जो यंत्र होता है इस यंत्र को बोला जाता है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल क्या है? बुआई करने का आधुनिक औजार। सीड ड्रिल क्या है? बुआई करने का आधुनिक औजार जो बीजों को भूमि में समान दूरी, देखो बीजों के बीच में जब बीजों को बोते हैं तो इनमें दूरी भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक जगह सारे बीज डाल देंगे। एक जगह अगर अपन ने सारे बीज डाल दिए तो उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलेगा, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक नहीं मिलेगा, उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिलेगा। तो इस वजह से खेतों में बुआई करते समय बीजों को एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित गहराई से डालना चाहिए। तो जो बीजों को, ये सीड ड्रिल यही काम करता है, सीड ड्रिल जो होता है वो यही काम करता है, बीजों को भूमि में समान दूरी व गहराई बनाते हुए बीजों को भूमि में बो देता है। इस चूंकि एक आधुनिक औजार है इसलिए इसमें समय भी कम खर्च होता है और परिश्रम भी कम खर्च होता है। अब देखिए बुआई के लिए एक ध्यान देने योग्य बातें। बुआई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बुआई करते समय बीजों को उचित दूरी व गहराई बहुत आवश्यक है। इससे बीजों को पर्याप्त मात्रा में जल, प्रकाश व खनिज लवण प्राप्त हो सके। ये मैंने अभी आपको बताया था कि हमें किसी भी भूमि पर हमें बीज जो बोने चाहिए वो उचित दूरी व निश्चित गहराई बनाए हुए रखते हुए बोने चाहिए, जिससे प्रत्येक बीज को पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके, प्रत्येक बीज को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, खनिज लवण मिल सके और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल सके। इससे हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है, हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब आता है चरण नंबर 3। देखो बच्चों, हम लोगों ने खेत में जुताई कर दी और जुताई करने के बाद अपन ने बुआई कर दी। अब बोए गए बीजों को आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ देना भी आवश्यक होता है। अगर हम उन्हें आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं देंगे तो उनका विकास नहीं होगा। तो तीसरा जो प्रक्रम आता है वो आता है खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक क्या है? पौधों के पोषक पदार्थ होते हैं। तो देखें पोषक पदार्थों में पौधों की वृद्धि व विकास के लिए उन्हें आवश्यक पोषक पदार्थ देना अत्यंत आवश्यक होता है, जिस कारण उनकी वृद्धि व विकास होता है। यदि हम पौधों को समय अनुसार खाद और उर्वरक, निश्चित मात्रा में खाद और उर्वरक यदि खेतों में नहीं डालेंगे तो पौधे विकास, बीज जो होते हैं वो विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजों को भी अपना विकास करने के लिए आवश्यक पदार्थ चाहिए होते हैं और वो उनके लिए आवश्यक पदार्थ जो होते हैं खाद या उर्वरक के माध्यम से उन्हें प्राप्त होते हैं। तो खेतों में हमें बीज बोने के बाद खाद या उर्वरक डालनी चाहिए, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में क्या मिल सके? पोषक पदार्थ मिल सके। अब देखिए खाद और उर्वरक में अंतर। देखो, खाद और उर्वरक सबसे पहले ध्यान रखना क्या होते हैं? पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। अब देखो, खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होते हैं? खाद जंतुओं के अपशिष्ट, यानी अपने घरों में जो जीव जंतु, गाय, बकरी, भैंस है ना, इन सब के जो अपशिष्ट पदार्थ हमें गोबर के रूप में जो प्राप्त होते हैं उस गोबर को ही हम क्या कहते हैं? खाद। जबकि उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है। उर्वरक क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। अगला, खेतों में बनाई जा सकती है। खाद हम लोग खेतों में बना सकते हैं। कैसे? कि जितने भी अपन ने गाय है, भैंस है, बकरी है, इनके जितने भी गोबर है, उस गोबर को यदि अपन एक जगह कोने में इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट खाद में बदल जाती है। जबकि उर्वरक का निर्माण या तो फैक्ट्रियों में होता है या कारखानों में होता है। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है, इसलिए इनका निर्माण फैक्ट्रियां या कारखानों में किया जाता है।
खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि उर्वरक में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। खाद जो होते हैं वो फसलों के लिए प्राकृतिक पोषक पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक पोषक पदार्थ मतलब होता है प्रकृति से प्राप्त, इसलिए इनका उपयोग हमें ज्यादा करना चाहिए। जबकि उर्वरक जो होते हैं वो कृत्रिम पोषक पदार्थ होते हैं। कृत्रिम क्यों होते हैं? क्योंकि इनका निर्माण अपन रसायन के द्वारा करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? कृत्रिम पोषक तत्व होते हैं। जबकि खाद का निर्माण जंतुओं के अपशिष्ट से होता है, इसलिए प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं। खाद जो होती है मिट्टी के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। हम खेतों में खाद का कितना भी उपयोग करें, मिट्टी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है। जबकि उर्वरक का उपयोग अपन ने आवश्यकता से अधिक कर लिया तो ये मृदा पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, यानी मिट्टी को खराब करते हैं या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देते हैं। खाद से फसलों को भी कोई नुकसान नहीं है। कितनी भी प्रकार की खाद डालो खेतों में, उससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है। उल्टा खेतों में ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है। ह्यूमस के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। एक उपजाऊ परत होती है, तो खेतों में अत्यधिक खाद डालने से ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषण पदार्थ मिलता है। जबकि उर्वरक का यदि अपन ने आवश्यकता से अधिक उपयोग ले लिया तो ये फसलों को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। अब देखिए खाद के कौन कौन से उदाहरण हैं? जंतु अपशिष्ट और गोबर, वर्मी कंपोस्ट। जबकि खाद और उर्वरक के उदाहरण कौन कौन से? यूरिया, पोटास और सुपर फास्फेट। तो इस प्रकार अपन ने आज खेती के 3 चरणों को देखा है। सबसे पहले अपन ने जुताई देखा है, उसके बाद अपन ने बुआई देखा है, और उसके बाद हम लोगों ने खाद और उर्वरक देखा है। यह खाद और उर्वरक में अंतर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास में हर बार पूछा जाता है। ओके बच्चे, अब अपना कल का टॉपिक जो होगा वो अपने कृषि पद्धतियों के अगले चरण होंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उस पर गौर करना और उनको कॉपी में करना। सबसे पहले फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? ठीक है, और इसके प्रकार। दूसरा बुआई के लिए काम में आने वाले उपकरण बताओ। बुआई के लिए काम में आने वाले उपकरण बताओ। ठीक है। तीसरा, जुताई के क्या क्या लाभ हैं? जुताई के क्या लाभ है? और 5वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल सकते हो। खाद और उर्वरक में अंतर कई बार बोर्ड क्लास में पूछा जाता है, ध्यान रखना, अच्छे से याद करना। खाद और उर्वरक में अंतर, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, ये आपका होमवर्क है। तो कल इसी समय वापस आप ऑनलाइन लेना, हम आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। बाय।